मॉर्निंग जेंटलमैन। जब पिछले हफ्ते हम वेडनेसडे को उठे, सो वी हैड ग्रेट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड लॉट ऑफ प्राइड, क्योंकि उस दिन सुबह खबर मिली कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान में कई टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। और कुछ ही दिनों में, 2-3 दिनों में ऐसा लगने लगा कि अब इंडियन आर्म फोर्सेस का पलड़ा भारी है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट में, जो कि एस्केलेट हुई थी, इससे कई सारे लेसन्स निकल के आते हैं। और हर इंसिडेंट से, जैसे हमारी जातीय जिंदगी में भी हर इंसिडेंट से हम कुछ लेसन्स निकालते हैं, इसी तरह इस इंसिडेंट से भी हमें कुछ लेसन्स सीखने चाहिए। So let's come to the point, the lesson number 1. Now, पहला लेसन, नेक्स्ट टाइम जब भी हम डिसाइड करें कि वी नीड टू टेक द बैटल इनटू पाकिस्तान, हमें यह ध्यान में रखना होगा कि कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होगी। इट विल नॉट बी लाइक बालाकोट और नॉर लाइक ऑपरेशन सिंधु। ये नेक्स्ट लेवल पे एस्केलेशन, राइट। लड़ाई कभी भी इस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव से नहीं होती कि रिवेंज लेना है, या गोली के बदले गोला, या दुश्मन को सबक सिखा दूंगा। एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है। लो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, बड़ा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और बड़ा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान के साथ हमारा क्या होगा? फोर्स पाकिस्तान टू एंड प्रॉक्सी वॉर। और ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव से निकलता है मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। मिलिट्री तो वही करेगी जो उसको पॉलिटिकल लीडरशिप करेगी। तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव बड़ा है तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव भी उसी प्रकार। उदाहरण के तौर पे 1971 की लड़ाई में हमारा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या था? लिबरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। उससे निकल के फ्लो होके आया मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, कैप्चर ऑफ ढाका। मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं। इट कुड बी एनी अदर बिग सिटी, राइट, विच इज एज बिग एज ढाका, और उसका कैप्चर भी उतना ही इंप्लीकेशंस रखता। सो कैप्चर ऑफ ढाका बिकेम दी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। जब मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली अचीव हो गया। अब हमारा अगर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ही सिर्फ रिवेंज, बदला लेना, या गोली के बदले गोला, राइट, या दुश्मन को सबक सिखाना, तो उससे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो है कुछ निकल के आता नहीं है। और एज ए रिजल्ट फिर क्या होता है कि 2 क्रेटर उधर, 2-4 बिल्डिंग इधर तोड़ दी, जो कि महीने भर में रिपेयर हो जाएंगी। ये जो क्रेटर्स हमें दिखते हैं सब महीने भर में रिपेयर हो जाएंगे, राइट। और आज मटेरियल है, अवेलेबल है, और उसकी बनस्पत, उस डैमेज जो किया उसके बनस्पत क्या हमारा डैमेज क्या हुआ? 2 से 5 फाइटर एयरक्राफ्ट्स वी लॉस्ट, एंड ये प्रोपोर्शनेट डैमेज नहीं है, राइट। लूजिंग एयरक्राफ्ट इज वेरी एक्सपेंसिव। इसीलिए अगर बिगर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव भी बड़ा होगा, और इसके लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। ये सडन उसमें काम नहीं होता, इमोशंस में आके बदला लेना। इसके लिए प्रिपरेशन लंबी होती है। उदाहरण के तौर पे फिर से मैं 1971 वॉर में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने मिसेस गांधी को, जो प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त, उनको बोला कि ही नीड्स एटलीस्ट 6 to 7 months टू प्रिपेयर, क्योंकि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव बड़ा था। नाउ अगर सिर्फ बदला लेने की बात होती तो आराम से हो जाता, 15 दिन में काम अपने छोटा मोटा एक्शन होके खत्म हो जाता, लेकिन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव बड़ा था, लिबरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। सो आपको प्रिपरेशन टाइम चाहिए, 6 to 7 months ही प्रिपेयर्ड, एंड देन व्हेन ही वेंट इन,
within 2 weeks the military objective was achieved, that is capture of Dhaka, and so the political objective was also achieved, that is liberation of East Pakistan, Bangladesh. So हमारा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी अगर ऊंचा है, दैट इज टू कंपेल पाकिस्तान टू गिव अ प्रॉक्सी वॉर, तो हमारा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव भी फिर बड़ा होगा और उसी मुताबिक प्रिपरेशन भी होंगी, प्रेयरिंग इट विद अ पर्पस, राइट? सो एंड बट वी नीड टू डू इट फ्रॉम टुडे. पाकिस्तान अपॉर्चुनिटी देगा, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन हम उस अपॉर्चुनिटी को अवेल तभी कर पाएंगे जब we start preparing from today with a bigger political objective and a bigger military objective. सिर्फ गोली के बदले गोला बदला लेना, उससे काम नहीं चलता कि 2 गड्ढे इधर कर दिए 3 गड्ढे उधर कर दिए, उससे पाकिस्तान will give up proxy war. Sorry, it won't happen that way. Now we come to lesson number 2. War is a serious business, we all understand. और जनरल नरवाने ने बहुत अच्छा अपने एक लेक्चर में, किसी ने क्वेश्चन पूछा सीज फायर से रिलेटेड, तो उन्होंने बहुत सही बोला कि वॉर इज अ सीरियस बिजनेस, इट्स नॉट लाइक अ क्रिकेट मैच और अ बॉलीवुड मूवी, राइट? सो वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स विद अ पर्पस ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, राइट? नाउ इसी कारण शायद टू अवॉइड दिस, we have been going and approaching the Western powers, global powers, to put pressure on Pakistan कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है, प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, IMF से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो उसको लोन ना दे, राइट? लेकिन इन सब का अगर हम हश्र देखें तो क्या है, आज रशिया जो है वो भी पाकिस्तान को डिस्काउंटेड ऑयल बेच रहा है. चाइना जो हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, वो पाकिस्तान का वेपन सप्लायर है. 81% वेपन्स ऑफ पाकिस्तान आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम चाइना. यूएसए भी हथियार देता है पाकिस्तान को, F-16 वहीं से आए हैं, राइट? और तो और बल्कि अभी कुछ 1-2 साल पहले उन्होंने पाकिस्तान के F-16 को मॉडर्नाइज करने के लिए $1 बिलियन का जो है पैकेज भी रिलीज किया है, राइट? सो कहने सऊदी अरबिया तक वो उनकी इकोनॉमी को बेल आउट करता है. तो ये सब जो है पाकिस्तान का नॉर्मल अपना चल रहा है, और हम वी हैव बीन अप्रोचिंग द वर्ल्ड, गोइंग ऑल अराउंड, रिक्वेस्टिंग एंड आस्किंग देम कि इस टेररिस्ट को बैन करो, उसको करो. अभी कुछ ही महीने पहले जो है पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप टूर्नामेंट होस्ट किया और उसमें सारे प्लेयर्स वर्ल्ड के वहीं आके रुके पाकिस्तान में. तो इट्स गोइंग ऑन एज यू नो बिजनेस एज नॉर्मल, और हम भागते फिर रहे हैं, रिक्वेस्ट करते फिर रहे हैं, देन वी गेट फ्रस्ट्रेटेड. ये बैन बून इधर उधर भागने से कुछ होने वाला नहीं है. किस किस को बैन करवाओ? चाइना भी उसका पार्टनर है, वेपन सप्लाई करता है, यूएसए भी है, और सबसे बड़ी सऊदी अरबिया है, टर्की है, ढेरों लोग. हम किस किस को बैन करते फिरेंगे? एंड व्हाई शुड दे डू इट? व्हाई शुड दे कॉम्प्रोमाइज देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट? हमारी रिक्वेस्ट नहीं लगता ये ताज्जुब कि हम लोगों को रिक्वेस्ट करते फिर रहे हैं कि साहब पाकिस्तान से डील करो, हमारे यहाँ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है, प्रॉक्सी वॉर कर रहा है. वो हमारी नेशनल इंटरेस्ट पे, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट क्यों कॉम्प्रोमाइज करने लगे? और क्या हमने किया? जब यूक्रेन पे हुआ तो हमारी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि यूरोप की प्रॉब्लम्स जो है वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स नहीं है. तो सिमिलरली उनके लिए भी यही है, इंडिया की प्रॉब्लम्स उनकी नहीं है. We should have learned this lesson. We have been going around to UN agencies and all, सब जगह हर मंच पे हम कहते हैं कि पाकिस्तान का टेररिज्म. Article 51 of UNO says, gives us the rights, or rather every country has the right to defend itself. So why should we go around? We should become capable. अपने आप को उस लायक बनाना है कि हम पाकिस्तान को कंपेल कर सकें कि वो प्रॉक्सी वॉर गिव अप करें. और ये सब अब इधर उधर भागना कोई फायदा नहीं होता. जितना हम लोगों को कहते हैं
उतना ही वी आर बाइंडिंग आवरसेल्व्स, उतना ही हम अपने हाथ बांधते जा रहे हैं, बल्कि उल्टा डैमेज होता है। वी शुड बिकम केपेबल, वी शुड बिकम केपेबल इनफ टू फोर्स पाकिस्तान टू गिव अप इट्स प्रॉक्सी वॉर. It's our problem. Why should someone else, some country, give up its own national interest for us? The more we look up to the world, the more we limit our actions. उतना ही restrain करना पड़ेगा. We must stop approaching them, the world agencies, and instead take action boldly, clearly, and conclusively. Now we come to the next lesson. अगर हम क्लेम करते हैं कि हमने पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा डैमेज किया और हमें we enjoyed an upper hand, we had an advantage, तो फिर हमने सीज फायर क्यों एक्सेप्ट किया? अपर हैंड होते हुए, एडवांटेज होते हुए हमने फिर सीज फायर क्यों एक्सेप्ट किया? परहैप्स वो इसलिए किया क्योंकि हमारा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव बहुत छोटा था. गोली के बदले गोला या बदला, दैट्स ऑल. एज ए रिजल्ट बहुत सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स इसे क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं. जनरल मलिक ने किया कि दोबारा शायद ऐसी अपॉर्चुनिटी ना आए. मिस्टर ब्रह्मा चलानी रिनाउंड स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया snatched the defeat from the jaws of victory. मतलब जीतते जीतते जो है हम हार ली. और वो सब क्यों हुआ? क्योंकि हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे या हमारा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव बड़ा छोटा था. जस्ट रिवेंज, दैट्स ऑल. कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं होती. ये 3-4 धमाके इधर उधर करने से कुछ हासिल नहीं हुआ, वो पहले भी मैं बोल चुका. कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं होती. और प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, वो है इनिशिएटिव. इनिशिएटिव होता है फोर्सिंग द एनिमी टू रिएक्ट, राइट, एंड देन मेंटेन द initiative so that he is all the time reacting. So you are setting the pace of the battle. आप उस इनिशिएटिव को लूज नहीं कर रहे हो. You are therefore you are keep exploiting the weaknesses of the enemy. और इस बार क्या हुआ? We had an upper hand, but we let it go because we couldn't exploit the initiative. I give you an example. लड़ाई में एयरफोर्स ब्रिजेस भी डिस्ट्रॉय करती, मिलिट्री इंस्टॉलेशन जहां से एम्युनिशन डैम्स ये भी डिस्ट्रॉय करती, रेलवे यार्ड्स भी डिस्ट्रॉय करती, डिपोज डिस्ट्रॉय करती. क्यों करते हैं? वो क्या आइसोलेशन में एक्ट कर रहे हैं? नहीं, वो जो बॉम्ब कर रहे हैं और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो फोर्स कर रहे हैं कि एनिमी अपने रीएनफोर्समेंट्स और अपने लॉजिस्टिक्स फॉरवर्ड ट्रूप्स तक ना पहुंच पाए. जो इनिशिएटिव ग्राउंड फोर्सेस ने लिया है वो उसको सस्टेन कर पाए, मेंटेन कर पाए. क्यों? क्योंकि एनिमी को बाध्य कर देते हैं कि वो अपना लॉजिस्टिक सपोर्ट और रीएनफोर्समेंट फॉरवर्ड ट्रूप्स तक ना लाए. अब इस केस में हमने क्या किया? वी हैड एन अपर हैंड but we did not exploit the initiative. So ये प्रिंसिपल हमें ख्याल रखना चाहिए कि we should not allow, we should seize the initiative, and once the initiative is seized, then we must exploit it and take it to a logical conclusion. Next time it shouldn't happen. Initiative लिया, उसको seize किया और maintain किया और exploit भी किया. Now what has happened is कि with this ceasefire हमने initiative तो we have allowed to let it go, but we have given on the other hand Pakistan a reprieve. उनको टाइम दिया है इसलिए जिससे कि वो पूरे जो गैप्स उसके ग्रे एरियाज निकल के आए, वो जो गैप्स निकल के आए उसके डिफेंसिव सिस्टम में, वो उसको प्लग कर. सो नेक्स्ट टाइम
you may not be able to exploit these gaps. And that's why General Malik said that another opportunity may not come like that. So, initiative once seized must be sustained and must be the last lesson and very important. हमारा एडी सिस्टम ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत अच्छा काम किया और जनरल साहब ने वो अपनी ब्रीफिंग में बड़े अच्छी तरीके से समझाया कि कोई भी, पाकिस्तान ने इतने ड्रोन्स और मिसाइल्स हमारी तरफ फायर किए लेकिन कोई भी अपने टारगेट तक नहीं पहुंचा और उसको आकाश में ही, स्पेस में ही उड़ा दिया गया। राइट, अब हम जरा पूरे सिस्टम को देखें तो हम देखेंगे कोई रशिया का इक्विपमेंट है S-400, कोई मिसाइल, कोई इजराइल का है और कहीं एक इंडिया का भी है। उधर हम देखेंगे एयरफोर्स को भी, तो वहां पे भी यही देखेंगे कि कोई रशिया का है एयरक्राफ्ट, कोई फ्रांस का है, कोई ब्रिटिश मेक का है। अब इन सब से कितनी बड़ी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती होंगी, कभी सोचा? इतने सारे अलग अलग देशों के प्लेटफॉर्म्स लेके घूम रहे। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारा वेपन सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम कॉन्सेप्ट स्टेज टू मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडक्शन एक बड़ा लंबा समय और बहुत लंबा प्रोसेस है और ये इसमें बड़ा समय लगता है। हम आकाश को ही देखें, मिसाइल्स को, जिसने बहुत अच्छा काम किया अभी, वो भी फर्स्ट डेवलप 1990 में स्टार्ट हुआ, 97 के करीब फर्स्ट डेवलपमेंटल फ्लाइट ट्रायल हुआ, फिर उसके बाद ढेरों यूजर ट्रायल्स हुए होंगे, उसमें बहुत सारी कमियां निकली होंगी, वो सारी फिर डीआरडीओ या मैन्युफैक्चरिंग उसमें गई होंगी, उनको अपग्रेड किया आकाश को। तो आकाश के भी कई सारे वर्जन है, आकाश 1S, प्राइम, एनजी, और तब जाके इतने सालों की ट्रायल्स और इतने सारे अपग्रेडेशन के बाद वो 2014-15 में एयरफोर्स और आर्मी में इंडक्ट हुआ। और उसमें भी कोई एकदम इंडक्ट मतलब ये नहीं कि सारे के सारी रेजिमेंट्स वो उनको आकाश मिसाइल मिल गई, समय लगाओ, मतलब 20 से 25 साल लगे एक वेपन सिस्टम को डेवलप करने। ना दुश्मन तो जो बैटलफील्ड एनवायरनमेंट है वो तो चेंज होता रहता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ, वो अपने दुश्मनों के ऊपर डिपेंड करता है और दुश्मन तो प्रोक्योर कर रहा है। सो योर बैटलफील्ड एनवायरनमेंट इज चेंजिंग एंड देयरफॉर योर वेपन सिस्टम वो तो डेवलप हो नहीं रहा। तो व्हाट यू डू, आप क्या करते हो, वो जो गैप्स आ रहे हैं उनको फिल करने के लिए कोशिश करते हो, तो आप इधर से प्रोक्योर करते हो, उधर से प्रोक्योर करते हो, और सो दैट वो गैप्स फिल हो जाए। तब जाके 20 साल बाद आपका वेपन सिस्टम आता है। So the battlefield environment today is being dictated by the enemy and you are reacting. Rather, we should have the capability कि हम dictate करें how will the battlefield environment be after 20 years and let the enemy develop. ये प्रोसेस को हमें शॉर्टन करना है जिससे कि we should be dictating the enemy कि how the battlefield environment in next 20 years, 15 years from. Let them react. और वो तभी होगा जब हमारा पूरा सेटअप इंटरकनेक्टेड होगा, राइट फ्रॉम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू रिसर्च लैबोरेटरीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस टू मैन्युफैक्चरिंग, प्राइवेट कंपनीज, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। We need to study the US method, maybe Chinese method, as to how it is done. But we need to expedite this. Otherwise, we are creating numerous logistic problems for us. We need to remember, we all want peace, but it has to be built. And if we want the proxy war to end, then we need to keep these lessons in mind and prepare ourselves with a purpose right from today. Pakistan will give us an opportunity and that time we should be prepared to force Pakistan to give up its proxy. Thank you. Jai Hind.